चमन और कंचन अपनी दादी के साथ रहते थे। चमन 10वीं क्लास में पढ़ता था और कंचन 11वीं में। सुबह उठकर चमन जल्दी से दूध दूता और कंचन झाड़ू पोछा करती। ये लो तुम दोनों का टिफिन। आज क्या रखा है टिफिन में? कल रात की रोटियों पर घी लगाकर मैंने पराठे बना दिए हैं और साथ में अचार रख दिया है। रोजाना बासी रोटियों के पराठे खाकर मैं बोर हो गया हूँ। पोहा, गाजर का हलवा, फलों की चाट, छोले की सब्जी, ये सब आप हमें बनाकर क्यों नहीं देती? काश ये सब चीजें मैं तुम दोनों को बनाकर दे पाती, लेकिन बेटा मैं गरीब हूँ और बूढ़ी भी, इसीलिए तुम दोनों अभी पराठों से ही काम चलाओ। लेकिन रविवार को मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। दादी, मैं सादा सिंपल खीर नहीं खाऊंगी, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, गोला सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। दादी के पास कमाई के 2 स्रोत थे, एक भैंस और दूसरा खेत। दादी खेत में काम करने में लगी हुई हैं। अरे ओ रमन की अम्मा, क्या सारे धान अकेले ही बो दोगी? अरे नहीं, अभी कुछ देर बाद चमन और कंचन आ जाएंगे, वो भी मेरे साथ काम करेंगे। तुम्हारे देवर की बहू घर आई कि नहीं है? बहू आ गई, लेकिन इस शर्त पर आई है कि घूंघट नहीं डालेगी और अपना खाना पीना अलग रखेगी। इतने साल हो गए घर में रहते हुए, एक दिन भी खाना सास ससुर से अलग नहीं बना। लेकिन आजकल की बहुएं इतना झेल नहीं पाती ना, बस ससुराल आते ही घर बांटना शुरू। स्कूल से लौटते समय चमन और कंचन पंडित जी की दुकान पर पहुँचे। पंडित जी, 5 रुपए की काजू, 5 रुपए की किशमिश, 5 रुपए के बादाम और 5 रुपए का गोला देना। लास्ट वाले 5 रुपए में गोला और केसर मिक्स कर देना। तुम दोनों का दिमाग ठीक नहीं है क्या? काजू 1200 रुपए किलो हैं। इतने महंगे मेवों को तुमने टॉफी समझा है क्या? जो चले आए 5 रुपए लेकर। मेवा खाना तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। जाओ आलू भात खाओ। चमन और कंचन जब खेत पर पहुंचे तो उनका चेहरा उदास था। दादी, पंडित जी ने 5 रुपए में सामान नहीं दिया। तुम दोनों उदास मत हो, मैं रचना के घर से कुछ मेवे मांग लाऊंगी। रविवार वाले दिन दादी ने खीर बनाई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दादी, जल्दी से परोस दो ना। अरे ठीक से चीनी तो पिघल जाने दे, वरना कहेगी कि दादी ने फीकी खीर बना दी। चमन और कंचन ने खीर खाना शुरू ही किया था कि उनका मामा रमेश उनके घर आ धमका। ओहो, खीर लपेटी जा रही है, थोड़ी खीर मुझे भी खिला दो अम्मा। तुम हम छोटे लोगों की खीर खाकर क्या करोगे? अपनी बहू से बनवा लेना खीर। अरे बहू तो नाराज होकर मायके चली गई है, कहकर गई है कि पहले आपका खेत खरीद लूं तो ही वापस आएगी। क्या कहती हो अम्मा? 1 लाख अभी देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, बेचोगी अपना खेत? मैं तुम्हें बहुत बार मना कर चुकी हूँ रमेश, खेत के अलावा मेरे पास और है ही क्या? मैं इन बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? तुम वैसे मेरे घर आओ तो आओ, लेकिन खेत के लिए मत आया करो। खीर खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। जा रहा हूँ ना, इतना अकड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन आता रहूंगा। दादी, रमेश मामा के आते ही आपका मूड खराब क्यों हो जाता है? तुम्हें रमेश मामा से सावधान रहना है, इसकी नजर तुम्हारे खेत पर है। वो खेत हमें किसी भी हालत में नहीं बेचना है, वो तुम्हारे दादा और पिता की जमीन है और हमारी रोजी रोटी का साधन भी। अगर मुझे भविष्य में कुछ हो जाए तो तुम दोनों को ही जिम्मेदारी संभालनी है। अचानक जोर की बारिश आ गई। दादी, मेरी पैंट पर एक कत्तल लगा हुआ है। स्कूल के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नई पैंट चाहिए। धान कटने के बाद कुछ पैसे जरूर मिलेंगे,
मैं उनसे तुम्हारे लिए पैंट खरीद दूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी फसल बो देते हैं, फिर कट भी जल्दी जाएगी। हाँ दादी, बारिश में काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। खबरदार, तुम दोनों अगर कभी बारिश में बाहर गए तो तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन बारिश में ही खेत पर काम करने गए थे और उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो क्या हम छत पर नहा लें? नहीं, छत पर भी मत जाओ। नहीं, हमें तो नहाना है। लेकिन जब बिजली कड़की तो वो दोनों डर गए। कुछ महीने बाद धान की फसल कट गई और दादी के हाथ में कुछ रुपए आए। चलो आज बाजार चलते हैं और तुम्हारे लिए पैंट और तुम्हारे लिए नया सूट सलवार खरीद कर लाते हैं। उधर रमेश ने अखबार में देखा कि गांव से एक नया हाईवे गुजरने वाला है। चमन और कंचन के खेत का भी उस हाईवे के किनारे पर आने की उम्मीद थी। रमेश खबर देखकर बौखला गया। अगर बुढ़िया का खेत हाईवे के नजदीक आ गया तो खेत की कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। बुढ़िया और उसके पोते पोती मालामाल हो जाएंगे। मुझे किसी भी तरह वो खेत जल्द से जल्द अपने नाम कराना होगा। रमेश तुरंत 4 लाख रुपए लेकर दादी के घर पहुंचा, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। ये बुढ़िया कहां मर गई? कहीं खेत का सौदा करने तो नहीं चली गई? कुछ देर बाद दादी, चमन और कंचन बाजार से लौटे। ओहो, बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या ले आए चमन बाबू? कुछ खास नहीं, सिर्फ स्कूल की ड्रेस लेकर आया हूँ। दादी, आपके पोते पोती अब बड़े हो रहे हैं, आगे इनका कॉलेज में दाखिला कराना होगा। ऐसे में आपको ज्यादा रुपयों की जरूरत होगी। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सौदा लेकर आया हूँ। पूरे 4 लाख रुपए हैं, रख लीजिए और अपना खेत मेरे नाम कर दीजिए। दादी ने रमेश की आंखों में छुपी चालाकी और उतावलेपन को अच्छे से पहचान लिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए 4 लाख या 10 लाख। तुम बार बार मेरे घर आकर ड्रामा मत करो। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। अभी जाओ यहाँ से। रमेश उस समय तो चला गया, लेकिन अगले दिन जब चमन और कंचन स्कूल से लौट रहे थे तो उसने दोनों को रोक लिया। अरे बच्चों, लौट आए स्कूल से? आज मुझे मेरी तनख्वाह मिली है, इसलिए आज मैं तुम दोनों को चाट खिलाऊंगा। नहीं, हमें नहीं खाना है चाट। अरे ऐसे कैसे नहीं खानी है? तुम्हारे मामा बहुत दिलदार आदमी हैं, तुम्हें भी अपने ही बच्चों जैसा मानते हैं। चलो आओ मेरे साथ। रमेश दोनों को जबरदस्ती चाट के ठेले पर ले गया। चाट वाले भैया, ये दोनों मेरे भांजे और भांजी हैं, इनके लिए स्पेशल चाट बनाओ। बताओ बच्चों, कौन सी खटाई डलवानी है? मेरी चाट में सिर्फ मीठी खटाई डालना। और मेरी वाली खट्टी मीठी दोनों। कल मैंने तुम्हारी दादी से अक्ल की बात की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। तुम दोनों तो पढ़े लिखे और समझदार हो। अब तुम ही बताओ, एक छोटे से खेत के लिए क्या इतनी बड़ी रकम ठुकरानी चाहिए थी? तुम्हारी दादी को तुम्हारे आगे की पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं है। मैंने तुम दोनों का भविष्य सोचकर ही खेत की कीमत से ज्यादा रकम पेश की थी, लेकिन तुम्हारी दादी तो जिद पर अड़ी हुई है। तुम उन्हें मनाओ, मैं पूरे 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। सोचो, अगर तुम्हारे पास 6 लाख रुपए हों तो तुम बढ़िया नाश्ता कर पाओगे, बढ़िया कपड़े पहन पाओगे, लोग भी तुम्हें अच्छी नजर से देखेंगे। रमेश ने अपनी बातों से भोले भाले चमन और कंचन का दिमाग भर दिया। वो घर जाकर अपनी दादी से बोले, दादी, रमेश मामा खेत के 6 लाख रुपए देने को तैयार हैं। आप खेत बेच दो ना। रमेश की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो तुम दोनों को भी फुसलाने लगा। दादी उस दिन रमेश के घर पहुंची और उन्होंने उससे कहा, रमेश, आज के बाद मेरे पोते पोती के पास भटकने की भी कोशिश मत करना। अगर आगे से तूने ऐसी कोई हरकत की तो थाने जाऊंगी और दरोगा से तुझे डंडे पड़वाऊंगी। ओ बुढ़िया, जरा जुबान संभाल कर बात कर। एक तो तुझे सही कीमत से ज्यादा पैसे देकर तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ऊपर से तू मेरे ही ऊपर चिल्ला रही है। चली जाए यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू मेरा? अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा,
उठाकर पटक दूंगी तुझे, पानी नहीं मांगेगा। दादी रमेश से लड़कर अपने घर चली गई। तुम दोनों उस रमेश की बातों में कभी मत आना बच्चों। उधर रमेश अपने एक दोस्त के पास गया। बिरजू, ये ले 20,000 रुपए, गांव में एक भंडारा करवा। भंडारे में रमन की अम्मा भी आएगी। वो बुढ़िया फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती। बुढ़िया को जो खाना परोसना, उसमें ये पाउडर मिला देना। बिरजू ने पूरे गांव में भंडारे का ढिंडोरा पीट दिया। ओ चमन बाबू, बिरजू भैया धर्मशाला में भंडारा करा रहे हैं, तुम भी जरूर आना और अपनी दादी को भी लेकर आना। भंडारे वाले दिन दादी खाना खाने बैठी। रमेश ने जैसा कहा था, बिरजू ने वैसा ही किया। दादी उस दिन खाना खाने के बाद घर पहुंची तो वो बहुत थका हुआ महसूस करने लगी। घर आते ही दादी लेट गई। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चमन, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ले आ। चमन गांव के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने दादी का हाल देखकर कहा, इन्हें मैं नींद की कुछ गोलियां दे रहा हूँ, जिससे इन्हें आराम मिलेगा, लेकिन इन्हें शहर ले जाना होगा। इनकी उम्र ज्यादा है, अगर किसी अच्छे अस्पताल नहीं ले गए तो जान जाने का खतरा है। दादी कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गई। तभी रमेश वहां आया। बच्चों, दादी की तबीयत ज्यादा खराब है, क्या तुम्हारे पास इन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे हैं? हमारे पास भैंस बेचकर 25 से 30,000 रुपए आ जाएंगे। उनसे कुछ नहीं होगा, खेत के कागज लाओ, मैं तुम्हें 70,000 रुपए देता हूँ, फिर तुम्हारे पास लगभग 1 लाख हो जाएंगे। उतने रुपयों से इलाज हो जाएगा और जरूरत पड़े तो मुझसे और पैसे ले जाना। चमन और कंचन को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। उन्होंने रमेश की बात मान ली। अगले दिन रमेश उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस ले गया और उनसे मात्र 70,000 में खेत अपने नाम करा लिया। चमन और कंचन दादी को लेकर शहर गए। 1 महीने दादी का इलाज चला, लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। 1 महीने बाद वो दादी को लेकर गांव लौट आए, लेकिन दादी अब कोई काम नहीं कर पाती थी, वो बिस्तर पर ही रहती थी। पढ़े लिखे होकर भी तुम दोनों कितने मूर्ख हो। हाईवे बनने वाला है, तुम्हारे खेत की कीमत करोड़ों में पहुंचेगी, लेकिन अब वो मेरा हो चुका है। तुम तीनों घास पत्तियां खाकर काम चलाओ। रात में जोर की वर्षा हो रही थी। चमन और कंचन अपनी छत पर रो रहे थे। मम्मी पापा, आप कहाँ चले गए? हमें बहुत भूख लग रही है। दादी की दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और वहां खीर से भरे 3 कटोरे आ गए। ये खीर कहाँ से आई? क्या बिजली खीर देकर गई है? तभी वहां चमन और कंचन के माता पिता की आत्माएं प्रकट हुई। बेटा, हमारी मृत्यु बिजली से हुई थी, हम बिजली में समा गए थे। अब हर रोज तुम्हारी छत पर रात में बिजली कड़का करेगी और 200 खीर से भरे कटोरे तुम्हारी छत पर आ जाया करेंगे। तुम यही खीर खाना और इन्हें ही बेचना। ऐसा कहकर आत्माएं गायब हो गईं। अगले दिन उन्होंने खीर बेचनी शुरू की। गांव वाले इतनी स्वादिष्ट मेवों की खीर खाने पर मजबूर हो गए। चमन और कंचन की खूब अच्छी कमाई हुई। उधर रमेश ने अखबार में पढ़ा कि गांव से हाईवे जाने की योजना कैंसिल हो गई है। रमेश का मूड खराब हो गया। वो दोनों आसमानी बिजली से मिलने वाली खीर बेच बेच कर खूब पैसे छाप रहे हैं। अब मैं उनका घर छीनूंगा, तब उनकी छत पर आने वाली खीर मुझे मिला करेगी। रमेश ने दादी, चमन और कंचन को घर से बाहर निकाल दिया। तीनों चले जाओ यहाँ से, ये घर मेरी बहन का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। रमेश रात में छत पर खीर मिलने का इंतजार करने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़की और रमेश के ऊपर ही गिर पड़ी। अरे मर गया रे, बहुत जलन हो रही है। तभी चमन और कंचन की माँ की आत्मा वहां प्रकट हो गई। रमेश, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं बिजली बनकर हर बार तेरे ऊपर गिरूंगी। ठीक है बहन, मैं ये मकान तुम्हारे बच्चों को लौटा दूंगा और उनके खेत भी लौटा दूंगा।
दादी चमन और कंचन को उनके घर और खेत वापस मिल गए। रमेश ने डर के मारे फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया।